हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं थोड़ा सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस को लेकर। तो उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ चैप्टर्स है जैसे इंटीग्रेशन है और एलपीपी है, उसके ऑलरेडी मैं हैंडबुक से करा चुका हूँ। तो आज हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हैं। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में टोटल आपकी जो 7 एक्सरसाइजेज दे रखी है उसमें सीबीएसई हैंडबुक में, तो उसमें से जो 7.6 है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो बच गई हमारे पास 6 एक्सरसाइज। 6 में से हम 3 एक्सरसाइज आज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नॉर्मल आपकी जो बुक्स है एम एल अग्रवाल कर रहे हैं या फिर आप आर डी शर्मा कर रहे हैं, कोई और बुक कर रहे हैं, शायद उसमें इस तरह के क्वेश्चन ना हो। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा करने के तरीके में डिफरेंस है, थोड़ा फार्मूले को लिखने का तरीका भी यहाँ सीबीएसई हैंडबुक में कुछ फार्मूलेज का डिफरेंट दिया हुआ है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको फार्मूलेज ही बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होना है और फार्मूले में क्या डिफरेंस यहाँ पर है, तो वो सब यहाँ डिस्कस करते हैं। तो परपेचुटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल वही 2 टाइप की परपेचुटी है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 का मतलब हो गया कि जिसमें पेमेंट जो होती है एट द एंड होती है, और टाइप 2 जिसमें पेमेंट बिगिनिंग ऑफ मंथ होती है। तो यहाँ पर परपेचुटी में कोई दिक्कत नहीं है, वही फार्मूला रहेगा। सिंकिंग फंड का फार्मूला हमने एम एल अग्रवाल में ऐसे पढ़ा है, आर इंटू में 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। लेकिन यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में भी दिया हुआ है ए इक्वल्स टू आर एस ऑफ एन बाय आई। तो यहाँ पर ये आपको बस जो दे रखी है ना, ये फ्यूचर वैल्यू होती है। एनएनटी टेबल की अगर हम बात करें तो एनएनटी टेबल में इस तरह से फ्यूचर वैल्यू को लिखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू ये वाली दे रखी है या वैल्यू लॉग की दे रखी है तो आप सीधा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दे दी जाए सीधा इस फॉर्मेट में, एस ऑफ एन की जगह जो भी टर्म होगी वो आ जाएगी, यहाँ पर आई की जगह इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ये दे रखी है तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये फार्मूला ऐसे दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, दोनों फार्मूले एक है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। जो वैल्यूज आपको दी जाएगी वो डिफरेंट तरीके से दी जा सकती है। बॉन्ड में जब आएंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जब वैल्यूशन हम बॉन्ड करते हैं तो आज के टाइम में जो प्रेजेंट वैल्यू है या करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड है, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पर सी 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन आई प्लस में एफ ऑफ 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन। ऐसे फार्मूला आपको एम एल अग्रवाल में दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, वहाँ पर जब भी बॉन्ड रिडीम हो रहा था तो पार वैल्यू पर रिडीम हो रहा था, तो इसलिए वहाँ पर हम एफ यूज़ कर रहे थे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एफ है यहाँ पर ये रिडीमेबल प्राइस है। अगर आपका बॉन्ड जो है पार वैल्यू पर रिडीम नहीं करता है, उससे कम पर करता है या ज़्यादा पर करता है, तो एफ़ की जगह आपको वो वाली वैल्यू पुट करनी है। इसलिए मैंने एफ़ को यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं लिखा है, एफ़ को लिखा है हमने रिडीमेबल प्राइस। फार्मूले में मैंने चेंज नहीं करा ताकि आपको फार्मूला जैसे याद है आप उसी तरीके से याद रख सको। लेकिन एफ़ का ध्यान रखना है कि एफ़ यहाँ पर रिडीमेबल प्राइस है, यानी जिस प्राइस पर आपका बॉन्ड जो मेच्योर हो रहा है वो प्राइस आपको यहाँ पर रखना है। सी का मतलब वही कूपन पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीबीएसई हैंडबुक में इसमें यहाँ पर आर यूज़ कर रखा है, यहाँ पर सी यूज़ कर रखा है, तो उससे आपको लेटर से कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब वहाँ पर इस तरीके से है। वहाँ ईएमआई की अगर हम बात करें तो 2 मेथड हैं। फ्लैट रेट मेथड बहुत सिंपल मेथड है, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी भी बुक से क्वेश्चन कर लो, सब एक ही टाइप की क्वेश्चंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ईएमआई का फार्मूला ये होता है, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। ऐसे फार्मूला हमने पढ़ा है एम एल अग्रवाल में, लेकिन फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी इंटू में आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। तो अगर आपको क्वेश्चन में 1 प्लस आई रेज टू पावर एन की वैल्यू दी हुई है तो फार्मूला आप ये वाला यूज़ करो, और अगर आपको आई 1 प्लस आई की पावर माइनस एन दिया हुआ है तो आप फार्मूला ये वाला यूज़ करो। और अगर डायरेक्ट ही आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी, जैसे यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू थी, यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू दे दी, तो फार्मूले को आप ऐसे यूज़ करो। बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस वाले फार्मूले में 1 प्लस आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको याद नहीं कर सकते, बड़ा आसान तरीका है याद करने का। अगर आपको ये वाला फार्मूला भी याद है तो आप इस फार्मूले की हेल्प से इस फार्मूले को मिनटों नहीं सेकंड्स में बना सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 प्लस आई की पावर एन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको फार्मूला ये वाला याद है और वैल्यू आपको माइनस एन की दी हुई है तो आप इस तरीके से फार्मूले को कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर 1 प्लस आई की पावर माइनस एन दी हुई है, उसको रेसिप्रोकल करके वहाँ से 1 प्लस आई की पावर प्लस एन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऐसे भी आप उसको कर सकते हो। तो फार्मूले से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है।
तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिले होंगे। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 7.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन है। इफ द कैश इक्विवेलेंट ऑफ ए परपेचुटी ऑफ ₹300 पेबल एट द एंड ऑफ, पेबल एट द एंड मतलब परपेचुटी ऑफ टाइप 1 बन रही है, 300 की पेमेंट हो रही है, दैट मीन्स आर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 300, पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज ₹24,000। जो परपेचुटी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आपको दे रखी है 24,000, यानी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है परपेचुटी में, फ्यूचर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो उसमें। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, तो वो आपको फाइंड करना है। तो आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, आर आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर रहे हैं, आर हमें दिया है ₹300 और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो दे रखी है 24,000 और आई हम मान लेते हैं x% है, लेकिन क्वार्टरली हो रहा है, तो क्वार्टरली हो रहा है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये बन गया हमारा आई। और जो परपेचुटी ऑफ टाइप 1, क्योंकि एट द एंड पेमेंट हो रही है, तो टाइप 1 का जो फार्मूला होता है R अपॉन में I, ये फार्मूला होता है। तो P की जगह आप रखेंगे 24,000, R की जगह 300, I की जगह x अपॉन में 400, परसेंटेज को हटाकर 400 कन्वर्ट कराइए, 400 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 24,000 इक्वल्स टू 300 इंटू में 400 बाय x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर 2 जीरो से ये काट दो, इससे आप ये वैल्यू काट दो, 4 से आप इसको काटोगे, 6 से आप इसको काटोगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5%। तो इस तरीके से आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हो कि किस रेट से आपका जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट काउंट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है, इफ़ यू नीड ₹20,000 फॉर योर डॉटर्स एजुकेशन, हाउ मच मस्ट यू सेट असाइड ईच क्वार्टर फॉर द 10 ईयर टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। वो कहता है कि अगर आपको अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए 20,000 रुपये इकट्ठे करने हैं, हालांकि आज के टाइम में अगर देखें तो एजुकेशन बहुत महंगी आ चुकी है, 20,000 में कुछ होने वाला नहीं है, पर चलो फिर भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो क्वेश्चन में कहता है कि 20,000 रुपये हमें इकट्ठे करने हैं। अब 20,000 रुपये इकट्ठे करने हैं तो उसके लिए आपको 10 साल तक हर क्वार्टर पे कितनी पेमेंट जमा करनी होगी अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है 6%। तो क्वेश्चन आपका सिंकिंग फंड का बन रहा है कि आपको डॉटर की एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करना है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए करना है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन बना। तो सिंकिंग फंड में जो आपको अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कितना इकट्ठा करना है, 20,000 का अमाउंट आपको इकट्ठा करना है। पेमेंट आपको कितनी करनी है, 10 साल तक पेमेंट करनी है, लेकिन क्वार्टरली है, क्वार्टरली है मतलब साल में आपको 4 बार करनी है, तो इसका मतलब आपको 40 पेमेंट करनी है जमा वहाँ पर, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% का। अब क्योंकि क्वार्टरली है तो इसको भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 यानी 1.5%, या आप इसे लिख सकते हो 0.015। तो ये आपके पास डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस डाटा की हेल्प से आप बाकी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए आप फार्मूला लगाओ, A इक्वल्स टू R 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय I। अगर आपको सीधा वैल्यू दे रखी हो, फ्यूचर वैल्यू दे रखी हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर CBSE हैंडबुक में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इस फार्मूले से करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चांसेस आपको इसी फार्मूले के हैं कि आपको इस तरह की वैल्यू मिलेगी। फ्यूचर वैल्यू के चांसेस कम है कि आपको डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें R फाइंड करना है, I को हम इधर ले आते हैं, तो A इंटू में I डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1, ठीक है, ये आपके R का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर A आपके पास है 20,000 और I आ गया 0.015 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.015 की पावर 40-1। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 15 टू ज़ा 30 और उसके बाद 1 2 3, 1 प्लस में 1.015 की पावर 40-1। अब आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। इसमें आपको वैल्यू जो मिलेगी ये है 1.803। इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको साथ में मिल जाएगी,
1.015 की पावर 40, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.803। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, लेकिन डेफिनेटली आपको एग्जाम में वैल्यू इसकी मिलेगी, इस बात की टेंशन मत लो। तो यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे 1.803 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.803। अगर आप 300 को 0.803 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतनी कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 373.60, 373.60। मतलब मुझे हर क्वार्टरली इतना पेमेंट जमा करते जाना है, ताकि मुझे 6 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 20,000 रुपये मेरा इकट्ठा हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 7th क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है हमेशा कि क्वेश्चन को, कि आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, सब कुछ वहाँ पर लिख लो। अब यहाँ कहता है टू सेव फॉर द चाइल्ड एजुकेशन ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू हैव ₹1 लाख एट द एंड ऑफ 25 years. How much money should be retained out to profit each year for the sinking fund? The investment can earn interest at the rate of 4%. तो मेरे ख्याल लगता नहीं कि मुझे इसको कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल सेम अभी जो हमने क्वेश्चन करा है 6 क्वेश्चन, बिल्कुल उसी की तरह, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर भी बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको सिंकिंग फंड, यहाँ पर सिंकिंग फंड वर्ड उसने दे ही दिया है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। 1 लाख का अमाउंट आपको इकट्ठा करना है एट द एंड ऑफ 25 years, और जो पेमेंट हो रही है आपकी वो ईयरली हो रही है, तो वहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आई भी आपको 4% पर एनम दिया हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हमें कुछ इसी, बिल्कुल जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन करा है, सेम इसी तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में कहता है सपोज ए मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 इज टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 10 years। कि हम ये मान के चलते हैं कि एक मशीन है, उसको हमें 10 साल में रिप्लेस करना है। एट दैट टाइम इट विल हैव ए सेल्वेज वैल्यू ऑफ ₹5,000। अब उस टाइम पर, यानी 10 साल तक आप मशीन को यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद भी आपको सेल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपये दे के जाएगी। यानी जो मशीन की कॉस्टिंग 50,000 की थी वो आपको 45,000 की पड़ रही है, क्योंकि जो पुरानी मशीन है वो भी आपको कुछ ना कुछ दे के जा रही है। तो 45,000 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट बन गया, जो आपको सिंकिंग फंड के थ्रू इकट्ठा करना है। तो ए आपका बन गया 45,000। In order to provide money at the time for a machine costing the same amount, a sinking fund is set up. The amount in the fund at the time is to be the difference between the replacement cost and the salvage value. वो ऑलरेडी हमने कर दिया कि जो उनका दोनों का डिफरेंस था, वो अमाउंट हमें सेटअप करना है। If equal payment are placed in the fund at the end of each quarter and the fund earn 8% compounded quarterly, what should each payment be? अब यहाँ पर टाइम क्या था? टाइम है 10 साल। अब 10 साल का मतलब क्वार्टरली है, तो 10 × 4 40 बन गया। और जो इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है वो 8% दिया हुआ है क्वार्टरली, तो इसको 8 को भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2% बन जाएगा, यानी 0.02। ये आपका इंटरेस्ट बन गया। तो क्वेश्चन की बस लैंग्वेज ही डिफरेंट थी, बाकी सब कुछ तो चीज़ें वही हैं। एक तो बस आपको ये ध्यान रखना है, मशीन की जो कॉस्टिंग 50,000 है, तो आपको सिंकिंग फंड 50,000 के लिए सेटअप नहीं करना है। जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी उसको आप हटा दो, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिली हुई है, उसके लिए आपको फंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। आपकी मशीन ही आपका फंड है वहाँ पर। तो वो मशीन आपको 5,000 रुपये दे के जा रही है, तो 50 में से 5,000 आपका वहाँ पर कम हो गया। वो कम करने के बाद जो आपको फंड क्रिएट करना है, उससे आपको इतना पैसा इकट्ठा करना है। अब आप यहाँ पर वही फार्मूला लगा दो, तो A = R 1 + में i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय i, या आप सीधा r का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, a × i 1 + i⁻n - 1। तो a की जगह आपके पास 45,000 हो गया, i 0.02 डिवाइडेड बाय 1 + 0.02 रेज़ टू पावर कितना है 40 - 1। 45,000 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन गया 45 × 2 = 90, तो 900 तो ऊपर आ गया, नीचे 1.02 की पावर 40 - 1। अब इसकी वैल्यू वही पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू मिलने के बाद फिर तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं काम करने को कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिली 900 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू है 2.208 - 1।
तो 2.208 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.208 आ गया, यानी 900 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 1208। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए और कोई तरीका है नहीं इसमें यहाँ पर ऐसा, तो जितना आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, इसको काट के जितना भी शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो। जैसे 4 से आपका ये कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये थोड़ा कट जाएगा अभी, 4 से तो नहीं 2 से तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर अब मेरे ख्याल कुछ कटेगा नहीं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, और अब आप जब डिवाइड करके देखोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ₹745.03, ₹745.03। तो 745 के बिल्कुल क्लोजेट है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके सीधा 745 भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर आप आंसर ये भी छोड़ देते हो, आंसर ये छोड़ देते हो, दोनों आंसर आपके एक्यूरेट है। अगर आपने इतना छोड़ा है तो उसमें आपको नंबर पूरे मिलेंगे, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अगर आपने इसको राउंड ऑफ नहीं करा तो नंबर कट जाएंगे। क्या बिल्कुल क्लोजेट है, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो। तो नेक्स्ट जो 7.2 एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है ऐसे कुछ खास जो करने लायक हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो तो बिल्कुल जैसे बुक में आपने क्वेश्चन करे हैं उसी तरीके से आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है बॉन्ड का, यानी जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो आपको 8% दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो आपको 8% दिया हुआ है, और फेस वैल्यू आपको दे रखी है उसकी 1000, टाइम 15 ईयर्स का है, और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर भी आपको दिया हुआ है 10% का, यानी जो कूपन रेट है वो भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन ML अग्रवाल में किए हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में कहता है सपोज ए बॉन्ड हैज ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। ये एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फेस वैल्यू आपको दे रखी है ₹1000, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, टाइम हमें दिया हुआ है 12 ईयर्स का, एट 15% प्रीमियम। अब वो जो बॉन्ड है यहाँ पर 15% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, यानी जो फेस वैल्यू है, पार वैल्यू उस पर रिडीम नहीं हो रहा है, 15% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है। तो अगर हम फेस वैल्यू का 15% निकाल लें, मतलब रिडीमेबल प्राइस अगर हम निकालें, रिडीमेबल प्राइस, तो ये कितना बनेगा? 1000 का 15% आप निकालो और उसमें आप 1000 को ऐड कर दो, तो 150 यहाँ पर आ गया, 150 ये हो गया, और ये आ गया आपके पास, तो 1150 ये आपका रिडीमेबल प्राइस है, यानी बॉन्ड आपका इस प्राइस पर रिडीम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ध्यान से समझ लेना इसको। एंड आगे कहता है एंड पेइंग एनुअल इंटरेस्ट एट 8%। जो एनुअल इंटरेस्ट है आपको वो 8% का मिल रहा है, तो आर आपको 8% दिया हुआ है। इफ द यील्ड रेट इज टू बी 10% इफेक्टिव, जो यील्ड टू मैच्योरिटी है YTM है वो आपको 10% दिया हुआ है, सब कुछ पर एनम है तो कुछ आपको चेंज करना नहीं है। देन व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड, तो बॉन्ड का परचेज प्राइस यानी बॉन्ड की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका अगर हम फार्मूला लगाए तो उसका फार्मूला ये आ गया C1 - 1 + I रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय I प्लस में F इंटू में 1 + I रेज़ टू पावर -n। तो जो प्रेजेंट वैल्यू वो बॉन्ड का फार्मूला ये होता है। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो F हम लिख रहे हैं ये क्या है? ये रिडीमेबल प्राइस है। अगर रिडीम प्राइस पार वैल्यू पर होता है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती, लेकिन रिडीमेबल प्राइस अब आपका ये है तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। ठीक है, ये गलती मत करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना इस फार्मूले में। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप कूपन पेमेंट निकाल लो, तो कूपन पेमेंट यानी C हमारा आ गया। कूपन पेमेंट हमेशा होगी फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू इंटू में कूपन रेट। तो फेस वैल्यू आपके पास 1000 है, कूपन रेट 8% है, तो कूपन पेमेंट आपकी आ गई 80। तो यहाँ पर हमने कूपन पेमेंट पुट करा 80, 1 - 1 + I
आई मतलब ये आ गया 0.1 रेस टू पावर -12 डिवाइडेड बाय 0.1। यहाँ पर रिडीमेबल प्राइस रखते हैं हम ये 1 + 0.1 रेस टू पावर -12। इसका पॉइंट आप हटाओगे तो इधर 80 के साथ कर दो इसको 800, ये आ गया 1 - 1.1 की पावर -12। अब ये जो 1.1 की पावर -12 है इसकी वैल्यू है 0.3185। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो 800 1 - 0.3185 0.3185। तो 1 में से आप इसको माइनस करो तो 5 9 - 8 1 9 - 1 8 9 - 3 6 प्लस 1150 से 0.318 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 366.275। इधर से 800 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनता है 545.2 प्लस में 366.275। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करके आपके पास बन जाएगा ₹911.475। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर निकल जाएगा। आंसर हो सकता है, आंसर ध्यान रखना कि जो आपकी सीबीएसई हैंडबुक है या एमएल कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, आंसर में कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस डेसिमल्स में आ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वैल्यूज़ हम जो लॉग टेबल से वैल्यूज़ लेते हैं, अब आरडी में देखोगे तो वो वैल्यू आपको डेसिमल के बाद भी 8 डिजिट तक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एमएल में देखोगे तो 4 डिजिट तक दे रखी है। कैलकुलेटर से अगर निकालोगे तो वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि डिफरेंस क्यों, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आपको कुछ एग्जाम के अंदर क्या मिलेगा, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। अब इसकी वैल्यू आपको मिल गई अगर 0.31 तो आप 0.31 से आंसर निकालो, तो आंसर आपका उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपको वैल्यू मिल गई 0.3185 तो आप वही पुट करो, क्योंकि आंसर आपको जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से आपका आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन छोड़ दो। अगर थोड़ा बहुत जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा बहुत आंसर में अगर फ़र्क आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए इतना टेंशन मत लो, बस बाकी कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं इसका। तो 3 में कहते हैं इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेज ए 5-year बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख एट पार वैल्यू एंड एन एनुअल फिक्स कूपन रेट ऑफ 12% वाइल कूपन पेमेंट आर मेड सेमी एनुअली। तो 5 साल के लिए मतलब परचेज कर रहा है बॉन्ड को, तो टाइम जब उसका 5 साल का है, लेकिन जो पेमेंट हो रही है उसको वो हो रही है यहाँ पर सेमी एनुअली। तो इसका मतलब टाइम हो गया उसका 10 साल और टाइम दे दिया आपको 5 × 2 यानी 10 हाफ ईयर। और जो फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, वो ₹1 लाख है। और कूपन रेट आपको दे रखा है 12%। कूपन रेट 12% है तो इसको भी हाफ कर देंगे यानी 6% हो गया हाफ ईयरली। कहता है द मिनिमम यील्ड दैट द इन्वेस्टर वुड एक्सेप्ट इज 6.75। फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फेयर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। अब वो कह रहा है कि जो पेमेंट है, जो कूपन रेट है या फिर जो यील्ड टू मैच्योरिटी यानी जो पेमेंट आपको होनी है वो हाफ ईयरली होनी है। वो हाफ ईयरली के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 6%, लेकिन उसको चाहिए यील्ड टू मैच्योरिटी 6.75%। तो यहाँ पर आपको यील्ड टू मैच्योरिटी ऑलरेडी हाफ ईयरली करके दी हुई है। तो जब आप आई लिखेंगे यहाँ पर 6.75%, तो इसमें आपको हाफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिज़ायर्ड उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि कूपन रेट उसको 6% मिल रहा है और उसको इतना चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको हाफ करके दिया हुआ है, इसको और हाफ मत कर देना, आंसर आपका फिर गलत आएगा। तो 6.75% हमारा आई हो गया। अब आपको फेयर वैल्यू बतानी है। तो फेयर वैल्यू बतानी है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है हमारा कूपन पेमेंट, फेस वैल्यू इनटू में 6%। तो कूपन पेमेंट तो आ गई हमारे पास 6000। अब जो फेस प्रेजेंट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे C 1 - 1 + I की पावर -n डिवाइडेड बाय I प्लस में F 1 + I रेज़ टू पावर -n। तो कूपन पेमेंट आ गई 6000। 1 - 1 प्लस में I
आई आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6.75, यानी उसको डेसिमल में आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा 0.0675। पावर आ गई इसकी कितनी, -10 डिवाइडेड बाय 0.0675। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है वो रिडीम का वो किस वैल्यू पर हो रहा है, स्टार्टिंग में बोल रहा है वो कि एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेज ए 5-year बॉन्ड एट ऑफ ₹1,00,000 एट पार वैल्यू, यानी पार वैल्यू पर रिडीम हो रहा है। तो यानी जो एफ है यहाँ पर वो आप रखेंगे फेस वैल्यू 1,00,000, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 0.0675 की पावर -10। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है इसकी 0.5224, इसकी वैल्यू ऐड करने के बाद है 1.0675 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.0675 प्लस 1,00,000 1.0675 की पावर -10। यहाँ से हो गया 6,000 इंटू में 1,000 और कर देते हैं, 10,000 डेसिमल हटाकर। इसकी जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी वो वैल्यू है 0.5224। 0.5224। 1 में से इसको माइनस कर लेते हैं। इसको भी जितना काट सकते हैं उतना काट लेंगे। 1 में से इसको माइनस करा, 10 - 6 4 10 - 4 6 9 - 2 7 7 4 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5224। डेसिमल आ जाएगा 4 के बाद, मतलब एक जीरो और आ जाएगी। इसको जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी आप डेसिमल हटा दो, डेसिमल आप हटाओगे तो 4 जीरो आपकी यहाँ आ गई, ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब बाकी जो चीज़ें रह रही हैं उनको सब कैंसिल करके सॉल्व करके ये वैल्यू बनेगी आपकी 42453 प्लस 52240। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करके हमारे पास आंसर बन रहा है 94693। तो ये आपकी इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन इसके आगे यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना है। सिंपल जो यील्ड टू मैच्योरिटी वाला फार्मूला हमने पढ़ा है एमएल अग्रवाल में, वही फार्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन भी सिंपल हैं, आप बड़े इजीली कर सकते हो। तो आगे हम क्वेश्चन चल रहे ईएमआई के क्वेश्चन, यानी 7.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फ्लैट रेट मेथड दिया हुआ है। आई थिंक आप इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे समझने में कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं। सेकंड क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ है कि आपने जो कंपनी का आपने जो पैसे उधार लिए हैं 3 लाख रुपए आपने उधार लिए हैं, 7% इंटरेस्ट है, 4 साल के लिए लिए हैं, सीधे सीधे फार्मूला आपको ईएमआई वाला लगा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ईएमआई का फार्मूला डायरेक्टली लग रहा है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखोगे वैल्यू आपको दी हुई है, यानी वहाँ बस फार्मूला लिखने का तरीका डिफरेंट है तो वो भी सिंपल ही, लेकिन फार्मूला थोड़ा डिफरेंटली तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको समझ लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है पर्सन एमोटाइज ए लोन ऑफ ₹1,50,000 फॉर ए न्यू होम बाय ऑब्टेनिंग ए 10-year mortgage एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली, फाइंड द मंथली पेमेंट एंड द टोटल इंटरेस्ट पेड। तो आपको जो यहाँ पर लोन उसने लिया है 1,50,000 का लोन लिया है, तो P आपके पास बन गया 1,50,000 और कितने टाइम के लिए लिया है, उसने लिया आपसे 10 साल के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर आपको मंथली पेमेंट निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 120 इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी है। इंटरेस्ट उसका बन रहा है 12%, तो 12% को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी इंटरेस्ट बन गया उसका 1%, यानी 0.01। अब यहाँ पर आपको मंथली पेमेंट निकालनी है, यानी ईएमआई निकालनी है एक तरह से। तो ईएमआई का जो फार्मूला हम पढ़ते हैं, ईएमआई का फार्मूला हम पढ़ते हैं क्या, P इंटू में I इंटू में 1 + I⁻n डिवाइडेड बाय 1 + I⁻n-1।
या तो ये फार्मूला होगा, या फिर फार्मूला आपका जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, या फिर आपका फार्मूला ये होगा, या फिर फार्मूला आपका ये होगा। अब डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू प्लस वाली दी है तो ये वाला लगाओ, वैल्यू आपको -n वाली दी है तो ये लगाओ, और अगर आपको सीधा प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है तो फार्मूला आप ये लगाओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है गिवन दैट ए, और बेस में है 120/120 0.01 इज इक्वल्स टू 696891। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो जब वैल्यू आपको ये दी हुई है तो मैं ये वाला फार्मूला क्यों लगाऊं, मैं ये वाला फार्मूला क्यों लगाऊं, मैं सीधा ये लगाऊंगा ताकि मेरे पास सीधी सीधी वैल्यू है, सीधा इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। तो EMI हमारी क्या बनी यहाँ पर, P आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 69.6891। अब यहाँ से इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करके हमारा आंसर बन रहा है 2152.42। ठीक है, नंबर लेने के लिए थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ऐसे फ्री में मिल जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन बनती है, तो इतना को हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तो आ गई इंस्टॉलमेंट। अब ये कहता है कि भाई इंटरेस्ट कितना पे किया गया, तो इंटरेस्ट कितना पे किया ये निकालने के लिए आप पहले ये निकालो कि आपने टोटल पैसा दिया कितना। आपने लोन तो इतना लिया है, तो आपने लेकिन रिटर्न कितना पैसा किया, आपने हर महीने इतना पैसा रिटर्न किया, और कितनी आपने इंस्टॉलमेंट दी, 120 इंस्टॉलमेंट दी। उसमें से जो पैसा आपने बोरो किया था उसको आप माइनस कर दो 1,50,000 को। तो अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन रहा है 258,290.4। इसमें से आपको 1,50,000 कर देना है माइनस। तो इसमें से अगर आप 1,50,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 108,290.4। इतना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी इतना आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो अगर आप 1,50,000 का लोन लेते हो। तो अगर इसका जो 5th क्वेश्चन है उसमें हम देखें तो उसमें भी लगभग आपको यही चीज़ दी गई है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी गई है, जैसे ये यहाँ पर ये दिया है, तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल यही वाला फार्मूला यूज़ करो। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कौन सा फार्मूला आपको कब यूज़ करना चाहिए। ये फार्मूला यूज़ करना है, ये करना है, ये करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझ पाओगे कि कौन सा फार्मूला आप यूज़ करो। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.4, 7.5, 7.7, 7.6 नहीं करनी है, वो डिलीटेड है, तो उसको मत करना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, गॉड क्लासेस का साथ आपको पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल का फ़ायदा उठा सकते हैं उतना इस चैनल का वो फ़ायदा उठाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।